और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अपनी फैमिलीज़ के साथ में अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। अब हम आपको आज जो हमारे भाई फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग, चाहे आप टूरिस्ट पर्पस से जाए या वर्क वीज़ा के पर्पस से जाए, किसी भी पर्पस से आप आउट ऑफ इंडिया अगर जाना चाहते हैं, तो कुछ हम बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। वो चीज़ों का आपने ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे देशों के रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस अलग अलग होते हैं। आप किसी देश में जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट की सेफ़्टी के लिए आपने क्या करना चाहिए, ऐसे ही कैसा होटल आपने बुक करना चाहिए, और देशों के अलग अलग रूल्स जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए क्या क्या होते हैं। क्योंकि हम कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर आज आपके साथ वो सारी बातें शेयर करेंगे। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में किसी ने हमसे कमेंट करके ये पूछा था कि आजकल जो जॉब के और वर्क वीज़ा के स्कैम्स चलते हैं, तो हमने जैसे आपको गाइड किया 2 वीडियो बनाकर, कि पहले वीडियो में हमने ये बताया कि वर्क वीज़ा के नाम पर हमारे देश में कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड होते हैं। लोगों को कनाडा और यूएसए के और यूरोप के हरे हरे बाग दिखा के उनको कंबोडिया ले जाके छोड़ देते हैं, थाईलैंड ले जाके छोड़ देते हैं, और वो बेचारे वहाँ पे परेशान फिरते रहते हैं, और वापस अपने ही देश को आने के लिए उनको घर से पैसे मंगाना पड़ते हैं। तो हमने वो सारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो स्कैम्स है उस वीडियो में बताए। उसके बाद जो अगला वीडियो था उसके अंदर हमने आप लोगों की ये रहबरी की, ये गाइडेंस किया कि अगर आपको वाकई में भी वर्क वीज़ा चाहिए, अगर आपको ऑथेंटिक तरीके से विदाउट एनी फ्रॉड और एनी स्कैम के अगर आपको बाहर जाना है, जॉब करना है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या तरीक़े हैं, और वो कौन कौन सी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर आप जॉब के लिए अप्लाई करके बाहर मुल्क में किसी भी देश के अंदर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने जब बताई तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए, बहुत सौ ने शुक्रिया किया, बहुत सौ ने ईमेल करके ये कहा कि सर हमारी आपने आंखें खोल दी है, क्योंकि हम भी एजेंट के चक्कर में पड़े हुए थे। तो अब हम आपको वो बातें बताएंगे जो हमारे देश के बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती है। वो बेचारे बाहर देशों में जाते हैं। अभी मैं आपको पहले तो बताता हूँ परेशान कैसे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा। एक पढ़ा लिखा आदमी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, जिसने पीएचडी किया हुआ है जर्नलिज़म के अंदर, वैसे इंसान के साथ में ऐसा एक केस हुआ, तो आप सोचो जो आम लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके साथ में क्या होता होगा। वो जो पीएचडी आदमी था, पढ़ा लिखा, हायर एजुकेटेड और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, वो ऐसे ही टूर करते रहते हैं। तो वो एक देश में चले गए। उस देश के अंदर उनके पास में 1 महीने का वीज़ा था, और उसके बाद 1 महीने का वीज़ा होने के अलावा अब जब उनका जाने का टाइम आया वहाँ से नज़दीक, तो जाने का जब टाइम करीब आया, उस वक्त में उनको जिस लॉज के अंदर या जिस गेस्ट हाउस के अंदर वो रुके हुए थे, वहाँ लोगों से जब दूसरे उनके साथ के एक दूसरे से जान पहचान हो जाती है, जब बातचीत होने लगी, तो सब लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराया है या नहीं कराया है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं कराया है, अब कल की तो मेरी फ़्लाइट है। तो उन लोगों ने कहा भाई पहले आपका यहाँ के एरिया पुलिस स्टेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी था। आप जिस दिन आए थे उसी दिन, अब तो आप वापस जाने वाले हो, और आपने इस देश में 30 दिन निकाल दिए, आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इस वजह से आपको पनिशमेंट भी, जुर्माना भी, बहुत सारी चीज़ें भरना पड़ेंगी, और पता नहीं आपको क्या क्या तकलीफ़ें हो जाएंगी। अब वो जो भाई साहब थे, वो भाई साहब अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वहाँ के एरिया पुलिस स्टेशन में पहुँचे। एरिया पुलिस स्टेशन में जब पहुँचे तो एरिया पुलिस वाले ने कहा कि आप जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, उस गेस्ट हाउस का आप लेटर लेकर आइए या बिल लाइए, जो कुछ भी आपके पास में है, कि आप उस गेस्ट हाउस में इतने दिन रुके हुए थे। अब ये भाई साहब उस गेस्ट हाउस में गए, इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, गेस्ट हाउस वालों ने
इनको जो है एक लेटर कंप्यूटर से बना के दे दिया अपने स्टैम्प के साथ में, और साइन वाइन करके कि हाँ ये हमारे गेस्ट हाउस में थे। अब वो भाई साहब गेस्ट हाउस का लेटर लेके वापस उस पुलिस स्टेशन में पहुँचे, तो पुलिस वालों ने कहा कि जिस गेस्ट हाउस में आप रुके हुए हैं वो इल्लीगल है। हालांकि वो जो गेस्ट हाउस था वो तो अच्छा खासा गेस्ट हाउस है, यानी उस नौजवान ने booking.com के ऊपर उसमें बुकिंग की थी। अब आप सोचो, ये सारी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, booking.com है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे देश के अंदर, हमारे देश में यानी पूरी दुनिया के अंदर ऐसी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर लोग जो है हॉस्टल बुक करते हैं, गेस्ट हाउस बुक करते हैं, और उसके ऊपर जो है अपने रहने के लिए जिस देश में भी जाते हैं उससे पहले प्लान बनाते हैं। लेकिन लोग उन वेबसाइट्स के ऊपर भरोसा करते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि उन वेबसाइट्स के ऊपर भी ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ है जो इल्लीगल है और रजिस्टर्ड की हुई है, और वेबसाइट को उससे कुछ लेना देना नहीं है, वेबसाइट अपना कमीशन कमा रही है। अब वो जो भाई साहब थे, वो भाई साहब जब लेटर लेके वहाँ के पुलिस स्टेशन पहुँचे, उन्होंने रिजेक्ट किया कि आप जिस गेस्ट हाउस में रह रहे हो गवर्नमेंट के नज़दीक, वो गेस्ट हाउस ही नहीं है, वो एक बिल्डिंग है जिसको गेस्ट हाउस का बोर्ड लगाकर एक आदमी विदाउट लाइसेंस के, विदाउट परमिशन के चला रहा है। अब वो और परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने तो booking.com से उसको बुक किया हुआ था। अब उसके बाद वो भाई साहब गए वहाँ के कमिश्नर ऑफिस गए, पता चला कि आपको यानी इंडिया के करेंसी के हिसाब से 10 से 12 हज़ार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। वो जुर्माना भी उस वक्त भरना पड़ेगा जब आपके पास में ऑथोराइज लेटर होगा कि आप इस देश में रुके कहाँ थे। जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक आपको जो है हम भी वो पेपर्स आपके नहीं लेंगे। यानी वो बेचारे की इतनी तकलीफ़ हो गई, इतनी परेशानी हो गई, इतना, यानी वो बेचारा वहाँ का जो इंडियन कॉन्सुलेट था वहाँ गया तो इंडियन कॉन्सुलेट के लोगों ने उसको ही बिठा के वहाँ पे समझा दिया। बोले भाई जब तुम किसी देश में जा रहे हो तो तुम्हारा काम है ना, वो देश जब तुमको वीज़ा दे रहा है तो वीज़ा लेटर उसको पहले अच्छी तरह से पढ़े, उसकी वेबसाइट पे जाके उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है या टूरिस्ट पॉलिसी क्या है वो कुछ तुमको पता नहीं था। ये तो गलती तुम्हारी है। जो इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट वाले थे, बजाय उन्होंने इसको कोई लेटर वेटर देने के, उल्टा उन्होंने इसको नसीहत दे के वहाँ से रवाना कर दिया। और बेचारा एक अजनबी देश के अंदर परेशान घूम रहा है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, और पुलिस के पास जाता है तो कुछ पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पे आपको इतनी जो है रिश्वत देना पड़ेगी, घूस देना पड़ेगी, यानी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उसको फेस करना पड़ा। अब मैंने आपको ये पूरी स्टोरी इसलिए सुनाया हूँ कि देखो बहुत सारे देशों में जब आप सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, चाहे आपका पर्पस कुछ भी हो, सबसे पहला काम आप जब हज़ारों रुपये ख़र्च करके उस देश का टिकट लेकर, उस देश का पूरा प्लान बनाकर, अपनी यानी अपना जो है अपना टाइम, अपना पैसा, अपना सब कुछ आप जो है ख़र्च करके जब उस देश में जाना चाहते हो, तो अरे भाई अपने टाइम का आधा घंटा या 1 घंटा सिर्फ़ उस देश के अंदर टूरिस्ट पॉलिसी क्या है, आप उसकी वेबसाइट पे जाकर उसको पढ़ने में लगाइए, तो आपको पता चलेगा बहुत सारे देश, उनकी टूरिस्ट पॉलिसी ये होती है कि उस देश के अंदर आप जैसे ही जाते हो वहाँ क्या ले जाना लीगल है, क्या नहीं ले जाना इल्लीगल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको पता चलेगा उस देश के अंदर, जिस देश में आप जा रहे हो वहाँ पे क्या जो है यानी कानूनन जुर्म है, क्या वहाँ पे जो है जुर्म नहीं है। जो चीज़ें हमारे देश के अंदर जो है वैध है, हो सकता वहाँ पे अवैध हो। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे अवैध है, वो वहाँ पे वैध होंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं तो अपना आधा घंटा हमने, पहला मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ, जिस देश का भी वीज़ा लेंगे उसकी वीज़ा पॉलिसी और उसकी टूरिस्ट पॉलिसी को हम पढ़ लें। हमारा पढ़ने का काम हो गया। उसके बाद में
मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि आज के ज़माने में फ़िज़िकल करेंसी रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बैंक्स वो आपको जो है फॉरेनर कार्ड देते हैं या एक्सचेंज कार्ड देते हैं या फॉरेक्स कार्ड देते हैं, और वो कार्ड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और ना ही बैंक जो है, आप उस देश में जाने के बाद उस कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको चार्जेस लेता है, कुछ नहीं लेता है। बैंक का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इतना होता है कि आप यहाँ से जाते वक्त में उस कार्ड के अंदर आपको जितना कैश रखना है, या आप जब चाहे अपने अकाउंट से उस कार्ड के अंदर कैश ट्रांसफ़र कर सकते हो, बस उतना कार्ड आप अपने साथ में लेकर जाइए। कार्ड आपके पास में है वो फॉरेक्स कार्ड या फॉरेनर कार्ड, और वो लेकर आप उस देश में जाकर आप उससे शॉपिंग भी कर सकते हो, वहाँ के एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हो। अब मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं साउथ कोरिया गया था, 2 बार गया हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पर गया तो हमारे साथ में यूएसए के एक गेस्ट थे, और वो भाई साहब अपने साथ में कुछ कैश जो है वो कैरी कर रहे थे। साउथ कोरिया वो पहुँच गए। पहुँचने के बाद में होटल में भी पहुँच गए, क्योंकि हम लोगों के लिए एयरपोर्ट से कार्स वगैरह का सब इंतज़ाम था। अब होटल पहुंचने के बाद जब वो अपने बैग्स में चेक कर रहे हैं, तो वो जो डॉलर्स वहाँ से लेकर निकले थे, जो कैश लेकर निकले थे, उसका उसमें कोई नामो निशान नहीं। वो बेचारे परेशान हो गए। और उसके बाद जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तब उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया कि मैं इतना इतना कैश कैरी कर रहा था और मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, मुझे यहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 24 आवर्स लग गए, और मेरा जो कैश था अभी समझ में नहीं आ रहा है रास्ते में वो कहाँ पे चला गया। तो दोस्तों, ये ऐसे फ्रॉड जो है ना, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में बहुत सारे मर्तबा होते हैं। चीज़ें खो जाती है, कैश खो जाता है, सामान खो जाता है। तो इसके लिए हमारे आज के ज़माने में सबसे पहली चीज़ तो ये है, हम अपने साथ में वैसा एक कार्ड जो है वो कैरी करें। दूसरी चीज़, जिस देश में भी आप जाएंगे, जो वहाँ का सिम कार्ड होता है, अगर आप ये सोचोगे एयरपोर्ट पे महंगा मिलता है, मैं सिटी में जाने के बाद लूँगा, तो सिटी में आपको जो कार्ड आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर जो दुकानें होती है उनके पास में सिर्फ ट्रैवलर्स के लिए कार्ड्स होते हैं, जिनकी वैलिडिटी 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए होती है। बहुत सारों में जो है 1 महीने के लिए इंटरनेट फ्री होता है, कॉलिंग फ्री होती है। अब अगर आप जो है सिटी में जाने के बाद में वो कार्ड ढूंढोगे तो वहाँ पे जो नॉर्मल कार्ड वहाँ के नॉर्मल लोगों के लिए बिकता है, आपको वैसा कार्ड लेना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़े, या तो इसके लिए जब आप एयरपोर्ट पे है, एयरपोर्ट के ऊपर ही आप जो है उस देश की यानी वहाँ का सिम कार्ड ले ले। तीसरी चीज़, अपने पासपोर्ट के कुछ ज़ेरॉक्स कॉपीज़, और जो वीज़ा है आपके पासपोर्ट पे उसकी कुछ ज़ेरॉक्स कॉपीज़, और पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ है वो कम से कम एक 10-12 अपने साथ में रखें। जिस देश में आप जा रहे हो पता नहीं है वहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पर जो है आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आप वहाँ पे लेने के लिए जाओगे, फ़ोटो लेने के लिए, तो आप परेशान हो जाओगे कि यार हमारे इंडिया में तो 60 रुपीज़ में जो है 40 ये आते थे, फ़ोटोज़ आते थे पासपोर्ट साइज़, और 10 आते थे और 20 आते थे। यहाँ तो एक फ़ोटो 100 रुपये का है। 4 फ़ोटोज़ आपको वहाँ पे 1000 रुपये तक भी हो सकते हैं। ये भी रेट आपको हो सकता है। ज़ेरॉक्स लेने जाओगे तो वो ज़ेरॉक्स आपको वहाँ पे 250-300 रुपये का एक मिलेगा। परेशान हो जाओगे आप। तो इसके लिए अपने पासपोर्ट के, अपने वीज़ा के और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो है अपने साथ में 10-12 रखना है। उसके बाद जब आप उस देश में चले गए, वहाँ जाने के बाद अगर आप ऑनलाइन जो बुकिंग कर रहे हो वहाँ पे होटल के लिए, जो बहुत सारी वेबसाइट्स होती है ना आजकल, वो अपना ऐड बताती है कि हमारी वेबसाइट का यूज़ करो। लेकिन जो आप होटल बुक कर रहे हो उसका लाइसेंस नंबर पहले, उसका रूम देखने से पहले, उसकी कॉस्ट देखने से पहले, उसकी फैसिलिटीज़ देखने से पहले ये देख लो कि वो वहाँ का ऑथोराइज़ होटल है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे देशों का हाल ये है, उन देशों के अंदर जो इमारत पे होटल का बोर्ड लगा हुआ है वो वहाँ के गवर्नमेंट के पास ना लाइसेंस उसका होटल है, कुछ है, बस वो मिली भगत से चल रही है।
ऐसा कहीं आपके साथ में ना हो जाए कि आप जो है उसको होटल समझकर बुक करो, वहाँ जाके रुको भी, और अगर आपको जैसे रजिस्ट्रेशन, उसको FRO रजिस्ट्रेशन कहते हैं, हमारे अपने देश में भी ये रूल है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए हमारे देश में भी ये कानून है कि उन्होंने जिस सिटी में भी जा रहे हो 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ के एरिया पुलिस स्टेशन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। तो ये हमारे देश में भी कानून है, हमारे देश के अंदर भी ऐसा रूल है। तो ऐसे ही बहुत सारे देशों में हमारे लिए भी ये रूल बना हुआ है कि अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमने वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। अब वो रजिस्ट्रेशन अगर हम लेट कराते हैं तो उसके अंदर फिर जुर्माना है। अब एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अब अगर आपका वीज़ा जो है वहाँ पे एक्सपायर जिस दिन होने वाला है उसी दिन की आपकी फ़्लाइट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आपके लिए एक परेशानी का सबब बन जाए। अभी मैं आपको उसका भी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। वो भी मैंने एक साहब का एक्सपीरियंस देखा हूँ। वो जो भाई साहब थे, जिस देश के अंदर वो थे, वहाँ से यानी वो थे किर्गिज़िस्तान में, और किर्गिज़िस्तान से वो बाय लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे कज़ाकिस्तान का। उनको कज़ाकिस्तान में एंट्री लेना थी, और उस वक्त जो है यानी जो दिन था उस दिन की उनके पास में वैलिडिटी थी, और वीज़ा जो है उनका अगले तारीख को एक्सपायर होने वाला था। अब वो भाई साहब पहुँचे बॉर्डर के ऊपर, तो बॉर्डर पे जब उनका वीज़ा देखा गया तो बॉर्डर पे जो इमिग्रेशन वाले लोग होते हैं उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा तो एक्सपायर हो चुका है। अब ये भाई साहब जो थे इन्होंने कहा कि भाई मेरा वीज़ा तो रात में 12 बजे तक है, ये देखो पेपर पे। तो बॉर्डर का जो सिक्योरिटी गार्ड था यानी जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने इनको दिखाया, बोले भाई साहब आप ख़ुद अपनी आँखों से देखिए कि ये जो 12 है ना, ये 12 जिस 12 बजे आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है वो रात के 12 नहीं हैं, वो दिन के 12 बजे हैं। तो आज दिन में 12 बजे ये आपका एक्सपायर हो चुका है, उसको एक्सपायर होके कुछ घंटे गुजर चुके हैं। अब आप इल्लीगल हो इस देश में, और अब आपको अपने जो इल्लीगल है उसको लीगल करने के लिए $100 का उनको पनिशमेंट भरना पड़ेगा। अब $100 यानी 7 से 8 हज़ार रुपये बेचारे को अननेसेसरी के वहाँ पे देना पड़े। तो इसलिए जिस देश से भी आप जो है वहाँ से वापसी कर रहे हो, किसी और देश में जा रहे हो, तो इस बात का आप ख्याल रखो कि वीज़ा एक्सपायरी से एक दिन पहले ही आप वो देश छोड़ दो, ताकि इस तरह के अननेसेसरी के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रॉब्लम्स है, वो आपको फेस ना करना पड़े। इसके अलावा भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। आपके उस सवाल का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और कल 15 अगस्त 2020 को हमारे भारत देश का 73वां इंडिपेंडेंस डे है। तो एडवांस के अंदर मैं आपको हमारे भारत देश के 73rd इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। जय भारत।